प्यारे बच्चों, मधु ऐप की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ध्वनियों का उच्चारण और इसका तीसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि हम उच्चारण जब हमने पढ़ा तब उस समय हम लोगों ने पढ़ा था स्वरों के उच्चारण के बारे में, व्यंजनों के उच्चारण के बारे में भी हमने पढ़ा था और यह पढ़ा था कि इसके दो भेद होते हैं, दो आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। एक तो स्थान के आधार पर, तो यह हमने सीखा था स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो स्थान कौन कौन से हैं? व्यंजनों के उच्चारण स्थान जो है होंठ, दांत, वर्ष, मूर्धा, तालु, कंठ और काकल, ये उच्चारण स्थान है। और स्थान के आधार पर व्यंजनों के जो नाम है या फिर उन्हें जिन वर्गों में रखा गया है, क्या क्या है? द्वयश्च, दंतुश्च, दंत्य, वर्ष्य, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ्य और काकल। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद। आज हम पढ़ेंगे बच्चों उच्चारण प्रयत्न। प्रयत्न क्या है? चलिए बच्चों देखते हैं। फेफड़ों से आने वाली हवा को विभिन्न रूप देने के लिए, बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब हम कोई भी ध्वनि, किसी भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हवा फेफड़ों से आती है और मुख विवर में बाधित होती है। व्यंजनों के उच्चारण में तो विभिन्न ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, तो इसके लिए जो विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं उच्चारण अवयव को, उसे क्या कहा जाता है? उच्चारण प्रयत्न कहा जाता है। तो इसके आधार पर व्यंजनों के जो भेद हैं, स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त, संघर्षी और बच्चों अर्धस्वर हैं। तो ये प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं। बच्चा आगे देखते हैं, इनको हम अलग अलग से बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला भेद जो है वह है स्पर्श। मुख के जो उच्चारण स्थान होते हैं उन्हें स्पर्श कहा जाता है, क्योंकि वहीं से होकर हवा बाधित होती है, वहीं से होकर विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण होता है। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में कहीं ना कहीं कुछ क्षणों के लिए हवा बाधित होती है, यानी रुकती है, और उसके बाद जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है उन्हें स्पर्श ध्वनियाँ कहा जाता है। और बच्चों, स्पर्श ध्वनियाँ जब उच्चारित होती है तो बिना किसी घर्षण के वो है मुख से बाहर निकलती हैं, मुख से बाहर आती हैं। तो इनके उदाहरण है स्पर्श ध्वनियों के क, ट, त, प, ये स्पर्श ध्वनियाँ हैं। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ कौन सी हैं? मुख विवर में हवा के रुकने के बाद घर्षण के साथ बाहर निकलने से, क्या बच्चों? घर्षण के साथ बाहर निकलने से स्पर्श संघर्षी ध्वनियों का उच्चारण होता है। यहाँ हमने देखा ये बिना किसी घर्षण के स्पर्श ध्वनियाँ निकलती हैं, कुछ देर के लिए बस बाधित होती हैं, उसके बाद हवा बाहर निकलती है, ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं। लेकिन स्पर्श संघर्षी में हवा रुकने के बाद घर्षण के साथ बाहर निकलती हैं। तो ये ध्वनियाँ हैं च, छ, ज और छ। तो प्रयत्न की दृष्टि से इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ कहा जाता है। इसके बाद आते हैं नासिक्य। हवा के नासिक्य मार्ग से, नासिक्य मार्ग, नासिका विवर से होकर हवा बाहर आती है या बाहर निकलती है। आप यहाँ देख सकते हो कि हवा के नासिक्य मार्ग से निकलने से जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? नासिक्य व्यंजन कहते हैं। हमने पहले से पढ़ा है कि
मुख विवर से और नासिका विवर से भी ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बाहर निकलती है। तो ये ध्वनियाँ होते हैं जिनके उच्चारण के समय हम क्या करते हैं, हमारे मतलब फेफड़ों से जो हवा निकलती है वो नासिका विवर से होकर निकलती है। और इनका उच्चारण जैसे ग, ञ, ण, न, म, ये नासिकीय व्यंजन है। और आप देखिए नाक बंद करके इनका उच्चारण करना हमारे लिए मुश्किल है ना बच्चों। तो नासिकीय ध्वनियाँ कौन कौन सी है? ग है, ञ, ण और न, म। फिर उसके बाद पार्श्विक। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है और क्या होता है इसके उच्चारण के समय? हवा के जीभ के किनारे से होकर निकलने पर, हवा कहाँ से निकलती है बच्चों? जीभ के किनारे से, दोनों पार्श्व से। जो जीभ है ऊपर उठती है, हवा बाधित पूरी तरह से होती तो नहीं है, मतलब दोनों किनारों से होकर हवा कुछ क्षण के बाद निकल जाती है और ये ध्वनि उच्चारित होती है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? पार्श्विक ध्वनि पड़ा है। और हिंदी में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है बच्चों? यह है ल। ल को क्या कहा जाता है? पार्श्विक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर उसके बाद है लुंठित। लुंठित ध्वनि क्या है? जीभ का अग्रभाग, जीभ का जो अग्रभाग होता है वो किसके पास जाता है? मसूड़े के पास 2-3 बार हिलने से लुंठित ध्वनि उच्चारित होती है। अब उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने उदाहरण के तौर पर क्या दिया है? र है ना बच्चों, र लुंठित ध्वनि का उदाहरण है। और आप देखिए र, ऊपर जीभ उठती है और वहाँ क्या होता है, जो अग्रभाग है 2-3 बार निश्चित रूप से जीभ का अग्रभाग हिलता है। और इसी तरह से किसका उच्चारण होता है? र का उच्चारण होता है। इसीलिए र जो है वह लुंठित व्यंजन है। उत्क्षिप्त, जीभ की नोक उलटकर कठोर तालू से टकराकर आगे की ओर फेंकी जाने से कौन सी ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं? उत्क्षिप्त ध्वनियाँ उच्चारित होती है। ड़, ढ। अब देखिए जैसे मानो फेंक रहे हैं, ड़, ढ, है ना। तो जीभ की नोक उलटकर किसे स्पर्श करती है, किसे टकराती है? कठोर तालू से टकराकर आगे की ओर फेंकी जाने से कौन सी ध्वनि? उत्क्षिप्त ध्वनि उच्चारित होती है। ये दोनों इसके उदाहरण है। फिर बच्चों संघर्षी ध्वनियां, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर में क्या होता है? रगड़ खाकर, यानी थोड़ा संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और जैसे इसके उच्चारण के समय बच्चों क्या होता है? थोड़ी सी ऊष्मा पैदा होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म ध्वनियां भी कहा जाता है। और ये कौन कौन से हैं? श, श, स और ह। अब इनका उच्चारण करिए, देखिए श, घर्षण के साथ हवा निकलती है और ऊष्मा भी पैदा होती है कि नहीं बच्चों? इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? एक तो संघर्षी ध्वनि कहते हैं और इन्हें ऊष्म व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है। फिर अर्धस्वर। अर्धस्वर वे ध्वनियां हैं जिनमें क्या होता है? दोनों स्वर और व्यंजन के लक्षण मिलते हैं। और ये दोनों कौन कौन से हैं? य और व। अब इनका उच्चारण करिए, देखिए य, व। तो ये क्या है? स्वर और व्यंजन दोनों के, क्योंकि इनमें लक्षण हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। तो अर्धस्वर ये दोनों हैं, य और व। तो
तो बच्चों हमने जो प्रयत्न के आधार पर अभी हमने सीखा कि व्यंजनों के जो भेद हैं, वर्गीकरण है, यहाँ फिर से देख लेते हैं कौन कौन से स्पर्श हैं, कौन कौन से जो है व्यंजन वो स्पर्श संघर्षी हैं या कुछ और हैं। तो क, ख, ग, घ, ये, फिर ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, ये वर्ग है। 5 वर्ग हमें पता है। और जो पहला वर्ग है और जो यानी क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग की जो पहली क्या है ध्वनियाँ होती है, 4 ध्वनियाँ या जिन्हें हम कह रहे हैं अभी व्यंजन, वे व्यंजन जो हैं ये स्पर्श व्यंजन हैं। और बच्चों यहाँ पर हमने देखा च, छ, ज, झ, ये जो है ये स्पर्श संघर्षी हैं। ठीक है। और यहाँ आपने देखा ग, ञ, ण, न और म। बच्चों ये जो 5 हैं ये है नासिक्य। ठीक है। और फिर य यहाँ पर देख सकते हैं य और व, इन दोनों को हमने क्या कहा बच्चों? अर्ध स्वर कहा। फिर बच्चों र को हमने क्या कहा? र जो है वह लुंठित है। ठीक है। फिर ल को हमने क्या कहा था? याद है? वह जो है वह पार्श्विक है। य और व ये अर्धस्वर है। पार्श्विक जो है वह ल है और लुंठित र है। स, श, स और ह ये जो है ये संघर्षी या इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो बच्चों प्रयत्न के आधार पर ये व्यंजन के विभिन्न भेद हैं। बच्चों अभी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी व्यंजन के उच्चारण के और 2 आधार होते हैं। क्या क्या है? प्राणत्व या श्वास प्रवाह में शक्ति या मात्रा के आधार पर, श्वास प्रवाह में शक्ति या प्राणत्व के। फिर उसके बाद स्वर यंत्र की स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, एक तो फेफड़ों से जो प्राणवायु हवा आती है, हाँ, उसकी मात्रा के अनुसार, और स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर भी व्यंजनों के भेद हैं। क्या क्या है बच्चों? एक है श्वास प्रवाह में शक्ति या मात्रा के आधार पर, श्वास प्रवाह में शक्ति या मात्रा के आधार पर जो दोनों भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में कम, ठीक, फेफड़ों से आने वाली हवा की मात्रा जो होती है वह कम होती है, प्राणवायु की मात्रा कम होती है, लेकिन महाप्राण में जो है वह अधिक होती है। तो अभी देखिए आप इसका उच्चारण करिए। कम या अधिक निश्चित रूप से हमें उच्चारण से पता चल जाता है। इसके उच्चारण के समय प्राणवायु की मात्रा जो होती है वह कम होती है। लेकिन अभी ख का उच्चारण कीजिए। ख कम या अधिक? निश्चित रूप से बच्चों अधिक। तो इसीलिए ख जो है वह महाप्राण ध्वनि। तो इसी तरह से हम पता लगा सकते हैं कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है और कौन सी ध्वनि महाप्राण है।
फिर स्वर यंत्र की स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर स्वर यंत्र में यहाँ जो हम देखते हैं इसमें जो स्वर तंत्रियाँ होती है उसमें कंपन के आधार पर भी दो भेद होते हैं बच्चों। एक है अघोष और दूसरा है सघोष। तो अघोष में क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। स्वर तंत्री की जो झिल्लियाँ होती है उसमें कंपन उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन सघोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। तो प्रत्येक जो वर्ग का क ख ये इनका उच्चारण आप देखिए कीजिए। क ख कंपन जो है इतना ज़्यादा नहीं है, या फिर होता भी है तो वह ना के बराबर है कि नहीं। तो लेकिन जहाँ कंपन उत्पन्न होता है ग घ ञ, है कि नहीं बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि कंपन उत्पन्न पूरी तरह से होता है। तो इसी के आधार पर भी क्या है, दो भेद हैं, अघोष और सघोष। तो इसके उदाहरण हम ले सकते हैं क ख, लेकिन जो सघोष है ग घ ग, इस तरह से इनका उच्चारण हम करते हुए हम इनकी पहचान कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी देखेंगे हमने क्या सीखा। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण। हमने बारी बारी से देखा कि प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के भेद कौन कौन से हैं, फिर उनका वर्गीकरण भी हमने सीखा। फिर प्राणत्व के आधार पर, प्राणवायु श्वास के आधार पर व्यंजनों का जो भेद होता है, व्यंजनों के भेद के बारे में हम लोगों ने सीखा। स्वर यंत्र में कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद भी हम लोगों ने आज सीखा। तो बच्चों चलते हैं, कुछ प्रश्नोत्तर का कार्य भी हम पूरा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है उसके लिए आपके लिए यह निर्देश है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान जो दिए गए हैं उन्हें भरिए। तो मुख्य विवर में दो स्थानों को क्या कहते हैं? शुरू में मैंने कहा था क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्श कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। हवा के नासिका मार्ग से निकलने से डैश ध्वनियां उच्चारित होती है। मुख से हम जब उच्चारण करते हैं उस समय नासिका विवर से भी जब हवा निकलती है तो उसे क्या कहते हैं हम बच्चों? उसे हम नासिकीय ध्वनियां कहते हैं। पार्श्विक ध्वनि का उदाहरण है क्या? बताइए। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। पार्श्विक ध्वनि का उदाहरण है ल। फिर अर्ध स्वर के उदाहरण हैं क्या क्या है? मैंने बताए थे य और क्या है बच्चों? व। ये दोनों जो है अर्ध स्वर के उदाहरण हैं। फिर लुंठित व्यंजन का उदाहरण क्या है? उदाहरण है लुंठित व्यंजन का उदाहरण है बच्चों र, है ना। अभी बच्चों आते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहाँ आपके लिए क्या निर्देश है देखिए। स्तंभ क के साथ स्तंभ ख का मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ व्यंजन दिए गए हैं और सही मिलान आप लोगों को करना है।
छ। छ क्या है? छ जो है वह स्पर्श संघर्षी है। फिर उसके बाद है अड़ा, ये उत्क्षिप्त। सही कहा आप लोगों ने। श, श उष्म है ना बच्चा? और अंत में त, बताइए। त जो है वह स्पर्श है। छ स्पर्श संघर्षी, अड़ा उत्क्षिप्त, श उष्म और त स्पर्श। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने पूरे मनोयोग के साथ ध्यानपूर्वक मुझे सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।